हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 12 का क्रैश कोर्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी टोटल हम लोग 20 सेट करेंगे अभी से लेके एग्जाम तक। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेट 1 और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और ये 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। बच्चों, यूनिट सेल आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है और यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग 6 पैरामीटर का यूज़ करते हैं बच्चों, जिसमें जो आएगा 3 एज आ जाएगा और 3 एंगल आएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अलॉन्ग 3 एजेस ए बी सी लिखोगे और एंगल्स जो लिखोगे बिटवीन देयर एजेस एंगल अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा एंगल जो बनेगा बच्चों वो बी और सी के बीच बनेगा, बीटा ए और सी के बीच बनेगा और गामा ए और बी के बीच बनेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर एंड डेंसिटी इज 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पूछ रहा है तो हम ध्यान देंगे, जब भी हम लोगों से नेचर पूछे तो हम लोग जेड निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम हमें एग्जैक्ट पता चल जाए तो हम यूनिट सेल का नेचर बता सकते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। एफसीसी अगर पढ़ते हो तो एफसीसी में आप देखते हो कि एटम की संख्या 4 होती है और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखते हो तो वहाँ पे एटम 1 निकलते हैं। तो चलिए, हम लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तीनों पर दिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं डेंसिटी बराबर। बच्चों, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बट यहाँ पर मास की जगह क्या होगा कि मास हम कैसे निकालेंगे यूनिट सेल का, तो नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ ईच एटम निकालेंगे। और एक एटम का मास निकालने का फार्मूला क्या होगा बच्चों, ये गिवन जो मास होगा बटा एवोगैड्रोस, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे मोलर मास। ठीक है ना, गिवन मास ना मोलर मास बटा एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर से आप क्या निकालोगे, मास ऑफ ईच एटम निकालोगे। और ये ए क्यू जो है बच्चों वॉल्यूम है। ठीक है, ए क्यू क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें जेड निकालना होगा यूनिट सेल के नेचर को निकालने के लिए। तो जेड बराबर देखो क्या होगा, डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, अपॉन कितना लेंगे एम। तो आप यहाँ पे डेंसिटी देखो दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद देखो एज लेंथ पिकोमीटर में दिया है तो पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो पिकोमीटर को पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻12 लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो होगा बच्चों डेंसिटी यहाँ पे चूंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो हम एज लेंथ को सेंटीमीटर ना कंसीडर करके हम क्या चीज़ में कंसीडर करेंगे, मीटर में। हाँ, ये चीज़ हमें ध्यान देना, अगर डेंसिटी मान लो कि किलोग्राम की जगह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तभी आप एज लेंथ सेंटीमीटर मानना। लेकिन हमने कहा कि एज लेंथ सेंटीमीटर मानेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि एज लेंथ मीटर में मानना होगा। रीज़न डेंसिटी हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है। मास भी आप देखो किलोग्राम पर मोल में दिया है, तो स्वाभाविक है यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट लेके काम कर रहे हैं। तो जेड बराबर आपने देखो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट किया। सारा वैल्यू पुट करने के बाद ये आप कैलकुलेट करोगे सिंपली तो आपको 3.99 के आसपास वैल्यू आएगा, जो कि अप्रॉक्स 4 लिख सकते हो। और 4 हमें पता है कि एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल। जस्ट बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल आपने कैसे निकाला, तो आपने निकाला नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ ईच एटम। और एक एटम का मास निकालने के लिए आपने क्या किया कि जो उसका मोलर एटॉमिक मास था हमने उसको एवोगैड्रोस नंबर से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमें मास ऑफ ईच एटम निकल गया। अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो देखो ए क्यू है, तो यहाँ पे हमको एटॉमिक मास पूछ रहा है तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ये कैपिटल एम हो जाएगा। तो कैपिटल एम निकालने के लिए आप क्या करो, डी को ए क्यू से मल्टीप्लाई करो इंटू एन ए अपॉन क्या कर दो जेड। इस तरीके से जाके आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। The solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. बच्चों हमें मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो मास परसेंटेज हमें पता है कैसे हम लोग निकालते हैं, जनरली सॉलिड का निकालते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सॉलिड का मास बटा सॉल्यूशन का मास इंटू क्या करना होगा 100। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन देखो
और 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन का मतलब 75 ग्राम इसमें सॉल्यूट मिला है, और 400 ऑफ 40% सोल्यूशन का मतलब इसमें 160 ग्राम सॉल्यूट मिला है। इसका मतलब अगर टोटल सॉल्यूट देखो बच्चों तो यहाँ पे 160 प्लस 75 बराबर 235 ग्राम होगा, और अगर हम सॉल्यूशन का मास देखें तो सॉल्यूशन 300 प्लस 400 700 ग्राम होगा। अब देखो मास परसेंटेज पूछ रहा है तो आप क्या करो, सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूशन का मास इंटू क्या कर दो 100। और अगर हमसे पूछा कि सॉल्वेंट भी पूछ रहा है, यहाँ पे देखो कैलकुलेट द मास परसेंट और रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब हमें सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का पूछ रहा है, तो हम सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 33.5 कर देंगे, तो ये आपका वाटर सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर का मास परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। बच्चों मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अच्छा रोल प्ले करता है सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और वाटर के बीच, कैसे जानेंगे, तो देखो अल्कोहल एंड वाटर बोथ हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल और वाटर में बढ़िया जो है इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनता है, और जैसे हम इसे मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, और रिजल्टिंग फॉर्मेशन जो है एच बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल और H2O मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन होता क्या है कि इंट्रैक्शंस काफ़ी वीक होता है, ठीक है ना, एंड लेस एक्सटेंसिव देन दो जो प्योर H2O। तो ध्यान देंगे जब वाटर में आप अल्कोहल मिलाते हो, ओके, तो हाईली तो वाटर डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शंस होगा मिक्सिंग के बाद वो वीक होता है इस प्योर H2O के इंटरेक्शंस से, समझ रहे हैं कि नहीं। दस दिस शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और इसी के वजह से क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विल हैव हायर वेपर प्रेशर, जिसके वजह से सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल वाटर हायर वेपर प्रेशर क्रिएट करता है एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। आई होप समझ में आया होगा आपको। आपने देखा ना कि वाटर और अल्कोहल को मिलाए तो क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस था वो प्योर वाटर की अपेक्षा क्या हो रहा था, कम हो रहा था। कम होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, लोअर होगा, किसकी अपेक्षा, वाटर एंड अल्कोहल की अपेक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है। हेनरी लॉ को किस तरह से स्टेट करेंगे, यहाँ पे देखो कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज गवर्न्ड बाय द हेनरी लॉ। यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व कराते हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हेनरी लॉ से स्टेट करते हैं। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। कहने का मतलब अगर गैस को किसी लिक्विड में आप डिसॉल्व करा रहे हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसलिए P बराबर आप क्या लिख सकते हो, KH इंटू एक्स, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और ये KH जो है बच्चों ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो आपने देखा ना कि हमने यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको बताया, जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराओगे तो इसी कॉन्सेप्ट को हेनरी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल ऑफ गैस, ठीक है, दैट इज P बराबर KH इंटू एक्स, और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स का जो है गैस का मोल फ्रैक्शन से, और KH जो हो गया बच्चों हेनरी लॉ कांस्टेंट है। इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो आप देखोगे जो आप जो कार्बोनेटेड वाइवर्स पीते हो, ठीक है ना, जो कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम लोग पीते हैं वहाँ पे CO2 एज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीज एट हाई प्रेशर। वहाँ पे देखो हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, लिक्विड में डिसॉल्व कराया जाता है। दूसरा आप इसका एप्लीकेशन देखोगे इन द डीप सी डाइविंग में। देखो जैसे कहने का मतलब जब मान लो कि गोताखोर वगैरह जब जाते हैं समुद्र में तो उन्हें प्रेशर बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर क्या होता है, हाई होता चला जाता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल प्रेशर हाई हो जाता है। तो वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप का हम लोग कंपोजिशन बनाते हैं, हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लेके गैसेस का कंपोजिशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेनरी का लॉ को अप्लाई किया जाता है। या फिर आप देखोगे कि जो क्लाइंबर्स और पीपल जो हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ना चाहते हैं उनका लो ब्लड के कहने का मतलब वहाँ पे भी उन्हें प्रेशर डिफरेंट झेलना पड़ता है, जिससे कि वो कभी कभी वो एनॉक्सिया से पीड़ित हो जाते हैं, आप देखते आए होंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर वहाँ पे लो ब्लड, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा वहाँ पे लो होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, वो अनेबल हो जाएंगे थिंकिंग के लिए। तो वहाँ पे भी आप देखोगे हेनरी के एप्लीकेशन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। बच्चों डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप वाटर, मान लो किसी सॉल्यूशन में वाटर मिला रहे हैं तो कंसंट्रेशन स्वाभाविक उस सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके जैसे मान लो आप एसिड में वाटर मिला रहे हो तो डाइल्यूशन कर रहे हो तो एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पानी मिलाओगे तो आयंस क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, और आयन डिक्रीज करेंगे तो स्वाभाविक है कंडक्टिविटी भी बच्चों क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। ओके तो यही वजह है कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाते हैं जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो। नेक्स्ट देखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन, इतना दिया है। कैलकुलेट्स मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बट्टा मोलरिटी। फिर कप्पा जो है कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कप्पा का मान देखो दिया हुआ है 0.0248 इंटू 1000 कर दो। मोलरिटी देखो दिया है 0.20 मोल, इसका मतलब क्या हो गया, m है, m का मतलब हो गया मोल पर लीटर। आप डिवाइड कर दो नॉर्मली तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन बच्चों, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। जैसे कि 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस चार्ज, एल्युमिनियम 3 प्लस आयन को अगर हमको एल्युमिनियम में रिड्यूस करना है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कराना पड़ेगा, गेन कराना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जानते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो चूंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एल्युमिनियम, तो 3 मोल का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, यहाँ 1 चार्ज 1 फैराडे 96500 कूलम के बराबर होता है। तो 3 मोल है, इसका मतलब 3 फैराडे यहाँ पे लेगा, तो 3 इंटू 96500 कूलम, इतने चार्ज इसको रिक्वायर्ड होता है रिड्यूस होने के लिए। उस तरह Cu2 प्लस देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसका मतलब 2 फैराडे चार्ज को एक्सेप्ट करेगा। 2 फैराडे चार्ज होगा, इसका मतलब 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज को ये ज़रूरत पड़ेगा रिड्यूस होने के लिए। उसी तरह MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनाना हो तो फिर हम इसे क्या करेंगे, फिर से देखेंगे बैलेंस करके। आप देखो जब आप इसको MnO4 माइनस को तोड़ोगे तो Mn2 प्लस बनेगा, और यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेगा Mn का +7 मिलेगा। ओके कितना मिलेगा, +7 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो +2 हो रहा है, इसका मतलब 7 से कितना पे हम जा रहे हैं बच्चों, +2 पे जा रहे हैं। इसका मतलब 5 फैराडे 5 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रही है, 2 प्लस पहुँचने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। तो 5 फैराडे का मतलब 5 इंटू 96500 कूलम, इतनी एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी इसे रिड्यूस होने के लिए। अगला प्रश्न देखो, फॉर रिएक्शन आर गिव्स प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 मिनट, कैलकुलेट द एवरेज रेट रिएक्शन। बच्चों एवरेज रेट रिएक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करोगे, और डेल्टा आर निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस में है तो R2 माइनस R1, तो आप सिंपली क्या करो, कंसंट्रेशन नहीं है, चेंज इन कंसंट्रेशन बट चेंज इन टाइम निकाल दो, इससे आपको एवरेज रेट निकल जाएगा। ओके तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपन क्या करना, चेंज इन टाइम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। इफ द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मान जो होता है 0.693 अपॉन TF होता है। तो यहाँ पे हमसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो 0.693 और TF का मान आप देखो 60 मिनट दिया है। आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये पर मिनट में आएगा ये आंसर, इसी को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1.925 इंटू 10 पे पावर -4 पर सेकेंड। ओके तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन इसमें है, मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों क्या क्या फैक्टर है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को प्रभावित करता है। तो बच्चों नेचर होगा, यहाँ पे नेचर NATURE होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तीसरा सरफेस एरिया, चौथा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पांचवा प्रेशर ऑफ कैटालिस्ट और प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट और प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन सभी बातों पे जो है ना बच्चों रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रभावित होता है इन सभी से, ठीक है। तो आपसे बस पॉइंट्स मेंशन करने बोला है, तो आप क्या लिखना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सभी फैक्टर जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अभी से एग्ज़ाम तक
हर दिन का नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिलता रहे। ओके, थैंक यू।